हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डेविस का लैंडस्केप डेवलपमेंट का सिद्धांत है या फिर कह लीजिए जो स्थल रूपों का विकास होता है उसके बारे में जो डेविस ने अपना सिद्धांत दिया है तो उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखिए, जो मैंने टेक्स्ट का यूज़ किया है तो वो इंग्लिश में यूज़ किया है, लेकिन जो ये पूरा मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं हिंदी वर्ड्स का भी यूज़ करूँगा जिससे दोनों मीडियम के जो लोग हैं उन्हें समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो डेविस का सिद्धांत है इसमें कई सारी बातें आ जाती हैं, यानी कि ढाल का विकास कैसे होता है। ढाल के विकास से मतलब है स्लोप डेवलपमेंट। इसके साथ ही एक भौगोलिक चक्र क्या होता है, यानी कि कोई जो लैंडफॉर्म बनता है उसकी जो जोग्राफिकल साइकिल होती है या कह लीजिए जो भौगोलिक चक्र होता है वो किस प्रकार का होता है, इसके बारे में बताया। इसके साथ ही एक जो नदी का पूरा जीवन होता है तो कंप्लीट साइकिल ऑफ रिवर लाइफ, उसके बारे में भी डेविस ने बताया है। तो यहाँ पे हम लोग जो एक जोग्राफिकल साइकिल है उसको डिस्कस करेंगे कि एक जो लैंडफॉर्म होता है किस तरह से उसका उत्थान होता है, किस तरह से उसका अपलिफ्टमेंट होता है और फिर धीरे धीरे जो है उसका इरोजन होता है। इस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए, हम लोग जो भी बातें डिस्कस कर रहे हैं वो मैं सविंद्र सिंह की जो बुक है उससे डिस्कस कर रहा हूँ। तो सविंद्र सिंह जी देखिए लिखते हैं कि जो डेविस का सिद्धांत है वो जोग्राफिकल साइकिल का केवल सिद्धांत नहीं है, जैसा कि अधिकतर जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं या जो भूआकृतिक विज्ञान के कह लीजिए जो भूगोलवेत्ता हैं वो जैसा कि मानते हैं कि डेविस का सिद्धांत जोग्राफिकल साइकिल पे आधारित है। तो इस चीज़ को जो सविंद्र सिंह जी हैं वो अपनी बुक में नकारते हैं कि ऐसा नहीं है। और देखिए, डेविस क्या कहते हैं कि देयर आर सिक्वेंशियल चेंजेस इन लैंडफॉर्म्स थ्रू टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ एक जो लैंडफॉर्म है उसमें धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। यानी कि अब एक पहाड़ है तो उसको धीरे धीरे रिवर जो है इरोड करेगी, उसका धीरे धीरे जो एक नदी है वो अपर्दन करेगी, जिसकी वजह से अलग अलग जो फॉर्म्स हैं वो बनेंगे और समय के साथ साथ ये फॉर्म्स हमें दिखाई देंगे। और देखिए, ये जो सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स एज वेल डिफाइंड इंट, यानी कि अंत में कौन सी आकृति का निर्माण होना है ये वेल डिफाइंड होता है, ये पहले से पता होता है, जिसे कि डेविस ने पेनी प्लेन कहा या कह लीजिए एक तरह के संप्राय मैदान जिसे हम कहते हैं हिंदी में, तो उसको डेविस ने संप्राय मैदान कहा है। तो एक बार मैं इसे रिपीट कर देता हूँ। यानी कि देखिए, एक निश्चित समय में या कह लीजिए कि समय के साथ साथ जो एक लैंडफॉर्म है, जो एक भू आकृति है, उसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा और ये बदलाव किस दिशा में होगा ये पहले से निर्धारित होता है। और जो अंतिम रूप से हमको जो मिलेगा उसे हम कहेंगे पेनी प्लेन। जैसे कि अगर आप पानी को उबाल रहे हैं तो आपको पता है कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर पहुँच जाएगा तो अंतिम रूप से आपको भाप मिलेगी। तो वैसे ही पेनी प्लेन यहाँ पर बनता है जब किसी लैंडफॉर्म का इरोजन होता है या फिर कह लीजिए किसी लैंडफॉर्म का अपर्दन होता है टाइम के साथ साथ। तो देखिए, अगर दो स्थानों पर एक जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, यानी कि मान लीजिए एक ये प्लेस है और दूसरा ये प्लेस है और इन दोनों जगहों पे जो सर्दी गर्मी बरसात है लगभग एक जैसी होती है, तो यहाँ पे जो एक लैंडफॉर्म का अपलिफ्टमेंट होगा और फिर जो उसका इरोजन होगा वो एक ही तरह से होगा, यानी कि एक ही तरह के रिजल्ट इन दोनों स्थानों पर मिलेंगे। यानी कि अगर यहाँ पे पेनी प्लेन का निर्माण होगा तो यहाँ पे भी पेनी प्लेन का निर्माण होगा। बस जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो एक जैसी होना चाहिए। क्योंकि अब देखिए, अगर रेगिस्तान में और आप कह लीजिए विषुवतीय प्रदेशों में यानी कि ज़्यादा वर्षा वाले प्रदेशों में जो आप कह लीजिए कि इरोजन होगा वो अलग अलग तरह से होगा, तो वहाँ पे एक जैसे लैंडफॉर्म नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर एक जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म कंडीशंस हैं, तो फिर जो एंड रिजल्ट होगा, एंड प्रोडक्ट होगा, वो एक जैसा होगा। तो देखिए, इस तरह से ये जो डेविस ने अपनी बात बताई कि इस एक निश्चित समय में एक निश्चित प्रकार से इरोजन होता है और एक निश्चित इंड प्रोडक्ट मिलता है। तो इसी आधार पे बहुत सारे मॉडल्स को डेवलप किया गया, इसी आधार पे बहुत सारे रेफरेंस सिस्टम को बनाया गया। जैसे कि नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, यानी कि अपर्दन का एक जो नॉर्मल साइकिल होगी या फिर कह लीजिए कि एक जो सामान्य प्रक्रम होगा इरोजन का, अपर्दन का, उसको बताया गया। इसी तरह से एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, यानी कि जो शुष्क जगह है वहाँ पर किस तरह से अपर्दन होगा उसके बारे में बताया गया। ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन, यानी कि जहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर वगैरह होते हैं तो उनका इरोजन कैसे होता है उसके बारे में बताया गया। ठीक ये जो डेविस का मॉडल है उसके आधार पे मैरीन साइकिल ऑफ इरोजन, जिसे हम समुद्र विज्ञान में पढ़ेंगे, तो इन सारी चीज़ों को डेवलप किया गया। इसीलिए जो सविंद्र सिंह जी हैं उन्होंने लिखा है कि जो जोग्राफिकल साइकिल है ये डेविस का जो एक सिद्धांत है उससे डेवलप किया गया एक सिद्धांत है। यानी कि डेविस का जो सिद्धांत है वो एक ऐसा सिद्धांत है जिसको बहुत सारी जगहों पर अप्लाई किया जा सकता है। तो उसी तरह से जोग्राफिकल साइकिल पर भी इसको अप्लाई किया गया है। तो इसीलिए जो डेविस का सिद्धांत है उसको जोग्राफिकल साइकिल कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके आधार पर नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन, एरिड साइकिल ऑफ इरोजन, ग्लेशियल साइकिल ऑफ इरोजन, मैरीन साइकिल ऑफ इरोजन, ये सब भी डेवलप किए गए हैं। तो ऐसा सविंद्र सिंह जी ने लिखा है। फिर देखिए, लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। तो ये चीज़ देखिए, ध्यान रखिए आप लोग, ये चीज़ डायरेक्टली क्वेश्चन के रूप में आ सकती है कि लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। और ये डेविस ने कहा था, इसको हम लोग अभी नेक्स्ट जो आने वाली स्लाइड्स है उसमें डिस्कस भी करेंगे कि किस तरह से ये दिखाई देता है। तो अब देखिए, हम लोग पहले डेविस के सिद्धांत को शॉर्ट में एक बार समझ लेते हैं, जिससे कि जो थ्योरी में हम लोग बातें
करने वाले हैं वो समझ में आए। तो देखिए सबसे पहले जो है एक कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारा लैंडफॉर्म है या फिर कह लीजिए जो भू आकृति है वो एक जगह पे वो स्थिर होती है, यानी कि उसमें कोई हलचल नहीं होती है। फिर अचानक से उसका अपलिफ्टमेंट हो जाता है, यानी कि यहाँ से ये अपलिफ्टमेंट हो गया या कह लीजिए कि ऊंचा उठ गया और यहाँ तक पहुँच गया, इस ऊंचाई तक पहुँच गया। तो अब देखिए जैसे ही किसी लैंडफॉर्म का या फिर कह लीजिए जैसे ही किसी भू आकृति का अपलिफ्टमेंट होता है, जैसे ही वो ऊपर उठता है, वैसे ही जो बाहर की फोर्सेस हैं जिसे हम लोग कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, तो मैंने आपको इंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में बता रखा है। इंडोजेनेटिक फोर्सेस वो हैं जो धरती के अंदर से काम करती हैं, जैसे कि भूकंप वगैरह हो गया, संवहनी धाराएं हो गई, उसी जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं उसी की वजह से ये जो लैंडफॉर्म है ये ऊपर उठा है और यहाँ तक आ गया है। तो अब ये जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस ने एक तरह का बैलेंस जो है उसको ख़राब कर दिया है। तो इस बैलेंस को फिर से स्थापित करने के लिए जो हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, यानी कि जो बाहर के फोर्सेस हैं, जैसे हवा है, आपकी रिवर है यानी कि वाटर है, ये सारे काम करना शुरू कर देंगे, जिससे कि ये जो लैंडफॉर्म का अपलिफ्टमेंट हो गया है ये फिर से एक साइकिल में चलते हुए जैसा पहले था वहाँ तक पहुँच जाए। तो अब हमारे एक्सोजेनेटिक फोर्सेस में क्या काम करेगा, यहाँ पे रिवर काम करेगी। तो रिवर क्या करेगी, ये जो आपका कह लीजिए अपलिफ्टमेंट हुआ है, ये जो भू आकृति है जो ऊपर उठ गई है, इसका इरोजन करना चालू करेगी, इसका अपर्दन करना चालू करेगी। आई होप आप लोग अपर्दन तो समझते होंगे कि किसी जो लैंडफॉर्म है उसको धीरे धीरे काटना, उसके जो उसमें जो तत्व हैं या फिर कह लीजिए उसका जो मटेरियल है उसको धीरे धीरे उस लैंडफॉर्म से अलग कर देना, इसको कहते हैं इरोजन। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया चालू हो जाएगी। देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपकी हाइट को दिखाती है, क्योंकि देखिए साफ सी बात है कि ये लैंडफॉर्म जो है इस ऊंचाई तक उठा है, तो ये वाली जो लाइन है आपकी ये हाइट को दिखा रही है कि कितनी हाइट तक लैंडफॉर्म है। और ये जो है टाइम को दिखा रहा है, यानी कि ये हमारे जो ग्राफ है उसमें ये टाइम की लाइन है कि टाइम के साथ साथ कैसे ये जो लैंडफॉर्म है उसका इरोजन होता है और कैसे धीरे धीरे जो अंतिम अवस्था है वो पेनीप्लेन के रूप में प्राप्त होती है या फिर कह लीजिए समप्राय मैदान के रूप में प्राप्त होती है। तो जो पहली स्टेज होती है उसको कहते हैं यूथफुल स्टेज या फिर कह लीजिए युवा अवस्था, यानी कि जब नदी युवा होती है। उसके बाद दूसरी अवस्था आती है उसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था, यानी कि एक तरह से जो मैच्योर स्टेज होती है रिवर की। और जो तीसरी अवस्था आती है उसको हम कहते हैं जीर्णावस्था या फिर कह लीजिए जब रिवर ओल्ड हो चुकी होती है, जब उसमें उतनी कैपेसिटी नहीं बची होती है। तो यही 3 स्टेजेस जो हैं इनको डेविस ने डिस्कस किया है। तो ये जो A1 B1 आप देख रहे हैं यहाँ से फर्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है और फर्स्ट स्टेज रहती है आपकी यहाँ तक, यानी A2 B2 पॉइंट तक। तो इस पूरे टाइम जो है इस पूरे टाइम के दौरान यहाँ पे फर्स्ट स्टेज रहती है। तो फिगर को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। आप देखिए तो ये हमारा पॉइंट हो गया A1 B1 यहाँ से लेके और A2 B2 यहाँ तक हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो काम करेगी। तो इस स्टेज में देखिए क्या हो रहा है, अब यहाँ पे जो अपलिफ्टमेंट है, जो उत्थान है वो समाप्त हो चुका है, रिवर फ्लो होना स्टार्ट हो गई है। और जो रिवर है अभी यंग है, कई सारी रिवर्स यहाँ से फ्लो हो रही हैं, उनमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। तो वो क्या करेंगी, ये जो अपलिफ्टमेंट हुआ है, जो उत्थान हुआ है, तो इस लैंडफॉर्म को, तो चलिए लैंडफॉर्म को मैं कुछ देर के लिए ईजी करने के लिए आपके लिए पहाड़ कहता हूँ। तो मान लीजिए ये जो पहाड़ है इस पहाड़ को बहुत तेज़ी से काटना स्टार्ट कर देंगी। और जब इस पहाड़ को बहुत तेज़ी से काटना स्टार्ट कर देंगी, यानी इसका बहुत तेज़ी से अपर्दन करना स्टार्ट कर देंगी, तो क्या होगा कि इसमें एक तरह की वैली बन जाएगी। अब देखिए ये जो हमारी रिवर है ये यंग है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है और ये अभी इरोजन कर रही है। तो इसके पास बहुत सारे कंकड़ पत्थर होंगे, यानी कि एक तरह से कह लीजिए जो इसने अपर्दन किया उससे बहुत सारा इसको मटेरियल मिल गया होगा। और उस मटेरियल की वजह से भी ये जो हमारे पहाड़ हैं इनका बहुत तेज़ी से गहराई में अपर्दन होगा। यानी कि देखिए 2 तरह का इरोजन हो सकता है, एक तो लैटरल इरोजन हो सकता है यानी कि ऐसे, और दूसरा हो सकता है वर्टिकल इरोजन यानी गहराई में, इस दिशा में। तो स्टार्ट में जो वर्टिकल इरोजन है वो प्लेस लेगा, वो ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह के कैनियन या कह लीजिए गॉर्ज टाइप के बन जाएंगे, तो जिसे हम लोग कहते हैं झरने या जलप्रपात, तो उनका निर्माण हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज में किस तरह से बहुत ज़्यादा जो गॉर्ज होते हैं, कैनियन होते हैं, उनका निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से जो इरोजन होगा उसके परिणाम स्वरूप हम लोगों को क्या मिलेगा, वी आकार की घाटी, यानी कि वी शेप की जो वैलीज़ होती हैं उनका निर्माण होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे ये वी शेप की वैलीज़ का निर्माण हो रहा है। अच्छा देखिए ये जो अपर कर्व है उसमें तो अभी धीरे धीरे गिरावट हो रही है। क्यों? क्योंकि लैटरल इरोजन नहीं हो रहा है और जो वर्टिकल इरोजन है केवल अभी वही प्लेस ले रहा है। इसलिए जो गहराई है, जो वैलीज़ हैं उनकी जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन ये जो ऊपर का हिस्सा है अभी उसका इतनी तेज़ी से इरोजन नहीं हो रहा है। इसीलिए ऊपर की जो कह लीजिए जो ऊंचाई है या जो हमारा अपर कर्व है वो अभी स्टैटिक है, उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिर रहा है। और जो लोअर कर्व है इसमें गिरावट आ गई है, या फिर कह लीजिए ये जो लोअर कर्व है ये काफ़ी नीचे है, क्योंकि हमारी वैलीज़ जो है उनकी गहराई ज़्यादा है। और उसका रीज़न ये है कि हमारी जो रिवर्स हैं वो वर्टिकल इरोजन कर रही हैं।
अच्छा देखिए, फर्स्ट स्टेज में मान लीजिए कि एक बहुत ही जो कह लीजिए कठोर चट्टान है, बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक कोई आ जाता है रिवर के सामने, तो उसका तो तुरंत रिवर इरोजन कर नहीं पाएगी। तो ऐसे में क्या होगा, कैनियन या कह लीजिए जो झरना होता है, जलप्रपात होता है, उसका निर्माण हो जाएगा। यानी कि अब देखिए ये रिवर फ्लो कर रही है सपोज, और यहाँ पे एक रॉक आ जाती है जिसको ये काट नहीं पा रही है। तो यहाँ तक तो ये काटती जा रही थी, फिर अचानक से क्या होगा, इससे ये डायरेक्ट नीचे गिरने लगेगी। तो कैनियन या जलप्रपात जिसे हम कहते हैं, उसका निर्माण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेज आपकी कंप्लीट होती है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड स्टेज की। अब देखिए सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि जो आपकी रिवर है ये अब घाटियों को चौड़ा करेगी, यानी कि इसकी जो वैलीज़ हैं वो ब्रॉड होने लगेंगी। अब उनका लंबवत अपर्दन नहीं होगा, वर्टिकल इरोजन नहीं होगा, बल्कि लेटरल इरोजन होगा। तो इसका देखिए रीज़न है, और बहुत ही क्लियर रीज़न है, कि शुरू में जो रिवर थी इसने बहुत ही गहराई तक आपका वर्टिकल इरोजन किया, जिसकी वजह से जो स्लोप था या फिर कह लीजिए कि जो ढाल था उसमें कमी आ गई। अब देखिए बहुत ज़्यादा तेज़ अगर ढाल होगा तो नदी बहुत ज़्यादा तेज़ फ्लो करेगी, और कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अगर तेज़ फ्लो करेगी तो फिर वो वर्टिकल इरोजन ज़्यादा करेगी। जैसे कि आप सोचिए कि आप एक ड्रिल मशीन से किसी मेज में छेद करते हैं, तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो वर्टिकल इरोजन करते हुए सीधे अंदर घुसती चली जाती है। तो इसी तरह से रिवर भी करेगी। लेकिन अब क्योंकि रिवर की जो स्पीड है उसमें कमी आ गई है, उसके पास जो आप कह लीजिए कि मटेरियल है वो भी ज़्यादा है, क्योंकि उसने काफ़ी कुछ इरोजन कर डाला है। तो इस वजह से अब जो वर्टिकल इरोजन हो रहा था वो कम होने लगेगा धीरे धीरे। लेकिन जो लेटरल इरोजन है, यानी कि जो ये आप कह लीजिए कि ये वाला इरोजन है, पार्श्वीय अपर्दन कहते हैं इसको हिंदी में, तो जो पार्श्वीय अपर्दन है उसमें धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। तो इसीलिए देखिए फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने देखा था कि वी आकार की घाटियां बन गई, वी शेप की वैलीज बन गई। तो जो ये वी शेप की वैलीज़ हैं अब ये चौड़ी होने लगेंगी, यानी कि इस तरह से आप देखिए यहाँ पे कितनी, ये देखिए वी सा दिख रहा था, और यहाँ पे ये धीरे धीरे चौड़ी होने लगेंगी। ये देखिए सेकेंड स्टेज में ये चौड़ी हो रही हैं। तो ये जो है मैच्योर स्टेज है, जो सेकेंड स्टेज है। इसके साथ ही देखिए एक बात और होगी कि अब जो अपर कर्व है उसमें भी गिरावट आने लगेगी, क्योंकि अब लेटरल इरोजन हो रहा है। लेटरल इरोजन हो रहा है यानी कि ये वाले जो पार्ट हैं अब इनका भी अपर्दन हो रहा है, पार्श्वीय अपर्दन हो रहा है। तो इस वजह से इनकी जो ऊपर वाले ये जो हमारा अपर कर्व है इसमें कमी आने लगेगी, या फिर कह लीजिए कि ये जो हमारा लैंड फॉर्म था जिसका अपलिफ्टमेंट हो गया था बहुत तेज़ी से, तो अब इसका ये जो ऊपरी पार्ट है इसका भी इरोजन चालू हो गया। इस वजह से ऊपर का जो ये पार्ट है इसकी भी ऊंचाई में कमी आने लगेगी। तो अब हम लोग बात करते हैं जो थर्ड स्टेज होती है, जिसे हम कह सकते हैं कि नदी की ओल्ड स्टेज है, या फिर जो हम ये साइकिल पढ़ रहे हैं उसमें जो ओल्ड स्टेज है इसे हम जीर्णावस्था कहते हैं, या फिर कह लीजिए एक तरह से वृद्धावस्था कहते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा कि ये जो जल विभाजक हैं, यानी कि ये जो हमारा अपर कर्व है, जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें और ज़्यादा तेज़ी से कमी आएगी, ये और ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये नीचे गिर रहा है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे बैक वेस्टिंग, डाउन वेस्टिंग जैसी प्रक्रियाएँ होती हैं, जिसकी वजह से ये जो कर्व है, या फिर कह लीजिए ये जो ऊपरी हिस्सा है इसमें तेज़ी से कमी आने लगती है। इसके साथ ही देखिए जो हमारी रिवर है वो भी ओल्ड हो गई है। अब उसमें उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि जो इतना ज़्यादा मलबा होता है इसके साथ में, या फिर कह लेना चाहिए कि जो ज्योग्राफी की भाषा में जो इतना ज़्यादा इसके साथ अवसाद होता है, तो उस अवसाद को अपने साथ कैरी करने की इसकी क्षमता नहीं रही है। तो ये क्या करेगी, ये सारा अवसाद जो आसपास के तट हैं वहाँ पे बिखेर देगी, जैसे कि हम लोग इलाहाबाद वगैरह में देखते हैं। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे मैदानों का निर्माण होने लगेगा, जिसे हम पेनिप्लेन कहते हैं डेविस की भाषा में, या संप्राय मैदान कहते हैं हिंदी में। इसके साथ ही देखिए एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जो रिवर है हमारी उसका स्लोप भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, यानी कि उसकी जो ढाल है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई। देखिए यहाँ से आप अगर ढाल को देखना चालू करें तो कितनी ज़्यादा तेज़ ढाल थी, फिर सेकेंड स्टेज में ढाल धीरे धीरे कम हो गई थी, और थर्ड स्टेज में हम लोग देख रहे हैं कि जो रिवर की ढाल है वो बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में क्या होगा कि अब वर्टिकल इरोजन बिल्कुल नहीं होगा, और जो हम देख रहे थे लेटरल इरोजन या फिर कह लीजिए पार्श्व अपर्दन जो हो रहा था वो भी बहुत कम हो जाएगा, लेकिन होता रहेगा पार्श्व अपर्दन। और यहाँ पे मैदानों का निर्माण होगा, क्योंकि नदी अपने साथ जो अवसाद को बहा के लाई है, क्योंकि देखिए ऊपर के क्षेत्रों में यहाँ से ये लगातार अपर्दन कर रही है, तो जो पहाड़ों में या फिर कह लीजिए जो लैंड फॉर्म्स में अलग अलग मटेरियल होता है, जैसे कि पत्थर कंकड़ वगैरह होते हैं, तो उन सभी का अपर्दन हुआ था, उन सभी को ये अपने साथ लाई है, मिट्टी अपने साथ लाई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको ये यहाँ पे बिखेर देगी, और पेनिप्लेन या फिर संप्राय मैदान का निर्माण हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने इसको एक तरह से शॉर्ट में डिस्कस कर लिया मॉडल को। अब मैं आपको इसकी पूरी जो थ्योरी है बहुत तेज़ी से समझा दूँ।
तो अब मूव करते हैं हम लोग थ्योरी की तरफ। तो देखिए, लैंड फॉर्म्स आर द इवॉल्व्ड प्रोडक्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। यानी कि देखिए, इंडोजेनेटिक फोर्सेस जैसा कि मैंने आपको बताया भूकंप वगैरह होता है, तो हमारे केस में मान लीजिए हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ी है, संवहनी धाराओं के बारे में पढ़ा है। तो इन सारी फोर्सेस की वजह से एक लैंडफॉर्म का अपलिफ्टमेंट होता है। और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज यानी कि जो आपकी रिवर इरोजन हो गया, विंड हो गया, ग्राउंड वाटर हो गया, सी वेव्स हो गई, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो लैंडफॉर्म का अपलिफ्टमेंट हुआ है, ये जो ऊपर उठ गया है, उसको फिर से ये एक तरह से जहाँ पे ये था अपने स्थान पे लाने का प्रयास करने लगते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। तो द इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म टेक्स प्लेस इन एन ऑर्डरली मैनर। देखिए, इस पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो लैंडफॉर्म है वो एक निश्चित समय में एक निश्चित रूप प्राप्त करता है। यानी कि जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि एक निश्चित समय में पेनीप्लेन का या संप्राय मैदान का निर्माण हो गया। फिर देखिए, स्ट्रीम इरोड्स देयर वैली रैपिडली डाउनवर्ड अंटिल द ग्रेडेड कंडीशन इज अचीव्ड। तो एक तरह से इसे कहते हैं हम नदी की प्रवणित अवस्था। तो देखिए, अभी हम लोग जब नदी के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग देख लेंगे कि नदी की प्रवणित अवस्था क्या होती है, किस तरह से बनती है, क्योंकि अभी हम उस संदर्भ में भी यानी कि डेविस का जो सिद्धांत है नदियों के संदर्भ में भी देखेंगे, तब हम लोग देख लेंगे। तो यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि अपर्दन तब तक होता है जब तक कि नदी जो है एक प्रवणित अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेती है। फिर देखिए, देयर इज़ ए शॉर्ट पीरियड रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इन लैंड मासेस। यानी कि देखिए, यहाँ पे डेविस की बात हो रही है, पिंक अलग बात कहेंगे। तो डेविस कहते हैं कि एक छोटे समय में एक जो लैंड मास है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर उठता है। और इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट डेविस आल्सो डिस्क्राइब्ड स्लोअर रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट इफ सो डिजायर्ड। तो इस पॉइंट को हम लोग स्किप कर सकते हैं। फिर देखिए, इरोजन डज नॉट स्टार्ट अंटिल द अपलिफ्टमेंट इज कंप्लीट। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको बिल्कुल मत भूलिएगा। यही डेविस और पिंक का एक अंतर भी है कि डेविस ये मान के चल रहे हैं कि जो इरोजन है वो तभी स्टार्ट होगा, यानी अपरदन तभी स्टार्ट होगा जबकि अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा लैंडफॉर्म है इसका जो उत्थान हो रहा था वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसी के बाद इरोजन चालू होगा। लेकिन जो आपके पेंक हैं वो ऐसा नहीं मानते हैं। तो इसी बात पे जो डेविस है उनका क्रिटिसाइज भी होते हैं, उनकी क्रिटिसिज्म भी इसी बात पे होती है। तो अब देखिए, जैसा कि हम लोगों ने 3 स्टेजेस की बात की थी, तो इसमें से पहली स्टेज जो है, जो यूथफुल स्टेज है या फिर कह लीजिए जो यंगर स्टेज है, तरुणावस्था, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इरोजन स्टार्ट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लैंड मास। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो द टॉप सर्फेसेज और द समिट्स ऑफ द वाटर डिवाइड्स आर नॉट अफेक्टेड बाई इरोजन बिकॉज द रिवर्स आर स्मॉल एंड वाइडली स्पेस्ड। तो देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो टॉप सर्फेस है वो इरोजन से इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से कई सारी रिवर्स निकल रही हैं, यानी कई सारी नदियाँ यहाँ से निकल रही हैं हर दिशा में। और ये जो नदियाँ हैं अभी छोटी छोटी हैं, ये आपस में मिली नहीं है, एक बड़ी नदी का रूप नहीं लिया है। इनमें उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि ये जो वाटर डिवाइड है उसको एक तरह से इरोड कर सकें, उसका अपर्दन कर सकें। इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा दूर दूर भी हैं, यानी कि अभी ये आपस में मिली नहीं है। धीरे धीरे क्या होगा, ये सारी इरोजन करती हुई ऊपर आके मिल जाएंगी एक जगह पे। जब ये आपस में मिल जाएंगी तो इनकी इरोजन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तब ये जो अपर कर्व है या फिर कह लीजिए जो लैंडफॉर्म का ऊपर का भाग है उसका भी इरोजन करने लगेंगी। तो देखिए, स्मॉल रिवर्स एंड शॉर्ट ट्रिब्यूटरीज आर इंगेज इन हेडवर्ड इरोजन ड्यू टू विच दे एक्सटेंड देयर लेंस। यानी कि देखिए, जो हमारी स्मॉल रिवर्स हैं, छोटी छोटी रिवर्स हैं, और उनकी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, उनकी एक तरह से कह लीजिए जो सहायक नदियां हैं, वो भी हेडवर्ड इरोजन में या फिर कह लीजिए एक तरह का लंबवत जो हमारा अपर्दन होता है उसमें लगी हुई हैं। और इस वजह से धीरे धीरे इनकी जो लंबाई है वो बढ़ती जाती है। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्ट्रीम लेंथनिंग। यानी कि इनकी जो एक तरह से जो लंबाई बढ़ रही है इसको हम लोग कहते हैं स्ट्रीम लेंथनिंग। हिंदी में आप लोग देख लेंगे क्या कहते हैं। तो इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रिवर्स, यानी कि जो नदी है उसकी लंबाई में वृद्धि होना। बिकॉज ऑफ स्टीप स्लोप एंड स्टीप चैनल ग्रेडियंट रिवर्स एक्टिवली डीपन देयर वैलीज थ्रू वर्टिकल इरोजन। तो देखिए, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। मैंने आपको दिखाया था ना कि जो लैंडफॉर्म है अभी वो नया नया डेवलप हुआ है और इसका बहुत गहराई तक अपर्दन हो रहा है और ये अभी अभी इसमें अपलिफ्टमेंट हुआ है। तो यहाँ पे एक स्लोप बन गया, यानी कि एक तरह से कह लीजिए कि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा तेज़ ढाल बन गई है और इस ढाल से होकर नदी बह रही है। तो क्योंकि जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है और इसके साथ ही जो इसके पास ग्रेडियंट है वो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि कह लीजिए जो इसके पास अवसाद है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से जो हमारी रिवर है वो वर्टिकल इरोजन कर रही है लगातार, एक तरह से लंबवत अपर्दन कर रही है लगातार।
और इस वर्टिकल इरोजन की वजह से जो हमारी रिवर वैली है उसकी जो डेप्थ है यानी उसकी जो गहराई है वो लगातार बढ़ती जाती है, यानी कि जो नदी घाटी है वो लगातार गहरी होती जाती है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वैली डीपनिंग, यानी कि इसको कहते हैं कि घाटी का गहरा होना। तो घाटी गर्तन शायद हिंदी में इसे कहते हैं, तो घाटी गर्तन कहते हैं इस प्रोसेस को। द वैलीज बिकम डीप, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरी वैलीज बन जाती हैं। जैसा कि आप पहाड़ी जगहों पर जाते केदारनाथ वगैरह जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा गहरी गहरी आपको घाटियाँ दिखेंगी। एंड नैरो कैरेक्टराइज बाई, यानी कि देखिए हमने देखा था ना वी शेप की घाटियाँ थी, यानी कि बहुत ही पतली घाटियाँ होंगी, बहुत ही नैरो घाटियाँ होंगी और इसके साथ ही बहुत ही डीप हो। अब देखिए जो हम लोगों ने कर्व देखा था उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर्व नहीं है आपके सामने, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। तो देखिए जो एब्सोल्यूट हाइट है यानी कि जो टोटल एक तरह से हाइट है वो लगभग उतनी ही रहती है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जो वर्टिकल इरोजन है केवल वही प्लेस ले रहा है, यानी कि ऊपर के जो जल विभाजक है यानी कि जो ये हाइट वाला पार्ट है ऊपर का, उसका उतनी ज़्यादा तेज़ी से इरोजन नहीं हो रहा है। उसका रीज़न एक हम लोगों ने ये भी देखा है कि यहाँ से बहुत सारी रिवर्स जो फ्लो हो रही हैं वो अभी छोटी छोटी हैं, आपस में मिली हुई नहीं है, उनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो भी छोटी छोटी हैं। तो इस वजह से ये जो ऊपर वाला पार्ट है अभी इसका ये अपर्दन नहीं कर पा रही हैं, इरोजन नहीं कर पा रही हैं। फिर देखिए जो अपर कर्व है वो सेम रहेगा। उसका रीज़न है कि हमने देखा कि जो ऊपर वाला पार्ट है अभी इसका इरोजन नहीं हो रहा है, तो जब इरोजन ही नहीं होगा तो इसमें बहुत कम हम कमी देखेंगे जो अपर कर्व है। और जो लोअर कर्व है उसमें हम तेज़ी से कमी देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने देखा जो वर्टिकल इरोजन है जो एक तरह से लंबवत अपर्दन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है, यानी कि जो वैली डीपनिंग की प्रक्रिया है, जो घाटी गर्तन की प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हो रही है। तो इस वजह से जो लोअर कर्व है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिर रहा है। फिर देखिए वैलीज आर ऑफ वी शेप, तो यानी कि जो वैलीज हैं हमने ऑलरेडी देखा कि इस तरह से बन रही हैं वी शेप की। और देखिए इनका जो ओवरऑल फॉर्म है या फिर कह लीजिए जो एक तरह से अगर हम पूरे रूप में इसे हम देखेंगे तो ये कैसी लगेंगी, तो जो गॉर्ज या कैनियन होते हैं यानी कि जो जलप्रपात वगैरह होते हैं उनकी तरह लगेंगी, ऐसे गिर रही हैं ये, तो इस तरह से। फिर लॉन्ग प्रोफाइल्स ऑफ द रिवर आर कैरेक्टराइज बाई रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स विच ग्रेजुअली डिमिनिश विद मार्च ऑफ टाइम एंड दीज प्रैक्टिकली डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ लेट यूथ। तो देखिए हम लोगों ने देखा था शुरू में कि कुछ जो जलप्रपात हैं या फिर वाटरफॉल हैं उनका निर्माण हो गया, लेकिन आखिरी में आते आते देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो हार्ड रॉक है जिसका रिवर एक तरह से इरोजन नहीं कर पा रही है तो उससे डायरेक्ट नीचे गिरने लगेगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या होगा कि ये जो हार्ड रॉक है इसका भी इरोजन हो जाएगा। तो जब इसका इरोजन हो जाएगा तो ये जो जलप्रपात है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो हाइट थी ये भी ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो हमारी रिवर है ये इरोजन करके यहाँ तक इसको ले आएगी, तो एक तरह से यहाँ पे जो स्लोप है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा कैनियन है या जो जलप्रपात है वो भी समाप्त हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट स्टेज में इस तरह से ओवरऑल जो पूरा प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। तो जो नदी का स्लोप है, जो चैनल ग्रेडियंट है वो बहुत ज़्यादा स्टीप है। इसकी वजह से क्या होता है, जो नदी की वेलोसिटी है या फिर कह लीजिए जो नदी का वेग है, जो उसकी गतिज ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अब ये इतनी ज़्यादा तेज़ है तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है यानी कि अपने साथ जो अवसाद को ले जाने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होगी। और क्योंकि नदी की जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो इसीलिए ये अपने साथ बड़े बड़े जो शिलाखंड होते हैं, एक तरह से कह लीजिए जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको लेके साथ में चलेगी। और इसकी वजह से जो वर्टिकल इरोजन है वो प्लेस होगा या फिर कह लीजिए वो अपना स्थान ले सकेगा, बहुत ज़्यादा वर्टिकल इरोजन या लंबवत अपर्दन हो सकेगा। तो अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने लोअर कर्व अपर कर्व की बात की है वो तो सेम वही लिखी है कि जो अपर कर्व है वो लगभग उतना ही रहता है और लोअर कर्व जो है उसमें थोड़ी धीरे धीरे कमी आती जाती है। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज़ और देखना है कि जो आप कह लीजिए जो रिलेटिव हाइट है वो बढ़ती है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे रिलेटिव हाइट वाली बात आपको जो है इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाई चांस कर्व पे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए। तो देखिए पहले तो बात करते हैं कि एब्सोल्यूट हाइट क्या है। तो अब मान लीजिए कि एक पहाड़ है तो ये इसकी एब्सोल्यूट हाइट, चलिए बहुत ही सिंपल करते हैं, मान लीजिए इसकी 6 मीटर है केवल एब्सोल्यूट हाइट। तो एब्सोल्यूट हाइट से मतलब हो गया कि किसी चीज़ की जो रियल हाइट है। लेकिन देखिए ये जब सरफेस है यानी कि ये जो हमारा तल है यहाँ से इसकी जो ऊंचाई है वो 6 फीट है। लेकिन अगर सोचिए कि यहाँ पे किसी कारण से एक गड्ढा हो जाए और यहाँ से हम देखें यानी नीचे से देखें इस पॉइंट से, तो हमको क्या दिखाई पड़ेगा कि इसकी हाइट कुछ ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। और वो हाइट कितनी ज़्यादा दिखाई पड़ेगी, जितनी ये हम गहराई में है। तो एक तरह से ये होगा इसकी रिलेटिव हाइट, यानी कि इस पॉइंट के रिलेशन में ये जो पॉइंट है नीचे वाला, इसके रिलेशन में ये जो ऊपर का पॉइंट है इसके बीच में कितनी दूरी है या इसकी हाइट कितनी है, तो ये रिलेटिव हाइट हो गई। या फिर कह लीजिए दो लड़के खड़े हैं तो दोनों की देखिए एब्सोल्यूट हाइट होगी, एक लड़का 6 फीट का हो सकता है दूसरा 5 फीट का, और फिर उनकी रिलेटिव हाइट भी हम देख सकते हैं कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो ये देखिए रिलेटिव हाइट का कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम देखते हैं इसे अपने कर्व के संदर्भ में, यानी कि जो हम लोग कर्व की बात कर रहे हैं
तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया था जिसमें एक हमारा अपर कर्व है और दूसरा नीचे वाला हमारा लोअर कर्व है। तो अपर कर्व क्या दिखाता है? अपर कर्व दिखाता है मैक्सिमम हाइट को, यानी कि किसी लैंडफॉर्म का जो उत्थान हुआ है, जो अपलिफ्टमेंट हुआ है, उसकी वजह से जो उसकी मैक्सिमम हाइट है उसको दिखाता है अपर कर्व। और लोअर कर्व क्या दिखाता है कि जिस गहराई तक अपर्दन हुआ है, जिस गहराई तक घाटी का निर्माण हुआ है, उसको दिखाता है लोअर कर्व। तो अब देखिए हम फर्स्ट स्टेज को समझ रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज में ये कर्व जो है उसकी वजह से एब्सोल्यूट हाइट जो है और जो रिलेटिव हाइट है उस पर क्या असर पड़ता है। तो अब मान लीजिए ये लैंडफॉर्म की हाइट है, तो देखिए जो इसकी एब्सोल्यूट हाइट है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जो फर्स्ट स्टेज है, यानी कि जो पहला चरण है जिसे हम कहते हैं यंग स्टेज में है रिवर, तो वहाँ पे क्या दिखाई देता है कि जो हमारा ऊपर का भाग है, यानी कि अपलिफ्टमेंट होने के बाद ये जो ऊपर जल विभाजक बना है जिसे हम जल विभाजक कहते हैं, तो इसका अपर्दन नहीं होता है। उसका कारण भी हम लोगों ने देखा कि जो लेटरल इरोजन है वो अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है, यानी कि लेटरल इरोजन नहीं हो रहा है, यानी कि ऊपर वाले भाग का अपर्दन नहीं हो रहा है। तो जब किसी चीज़ के ऊपर वाले भाग में कोई कटाव नहीं हो रहा है, अपर्दन नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, तो उसकी जो एब्सोल्यूट हाइट है वो तो उतनी रहेगी। लेकिन अब देखिए हमने ये देखा कि घाटी गर्तन हो रहा है। घाटी गर्तन से मतलब है कि जो घाटी है, जो वैली है, उसकी गहराई लगातार बढ़ती जा रही है, जो रिवर है वो लगातार उसे इरोड करती जा रही है, उसका इरोजन करती जा रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो लोअर कर्व है उसमें लगातार कमी आ रही है, क्योंकि लगातार जो गहराई है वो बढ़ती जा रही है। तो अब देखिए ऐसे में हमें क्या दिखाई देगा कि जो गहराई है वो बढ़ गई, यानी जब हम इस पॉइंट से देखेंगे, पहले देखिए हम इस पॉइंट से देख रहे थे जो कम गहरा था, अब हम इस पॉइंट से देख रहे हैं, तो ऐसे में हमको ये दिखाई देगा कि जो रिलेटिव हाइट है वो बढ़ गई, क्योंकि अपर कर्व लगभग स्टैटिक है। यानी कि अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 मीटर लंबी ये कोई चीज़ थी, तो यहाँ तक आते आते टाइम के साथ साथ इसका ज़्यादा इरोजन नहीं हुआ, ये अभी भी 5.5 मीटर की है। लेकिन क्योंकि गहराई बढ़ गई तो इस पॉइंट से जो रिलेटिव हाइट थी उसकी बजाय इस पॉइंट से जो रिलेटिव हाइट दिखाई देगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ से जो रिलेटिव हाइट होगी वो ज़्यादा होगी। आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि गहराई बढ़ रही है इसलिए जो रिलेटिव हाइट है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इसलिए क्या दिखाई देता है कि जो एब्सोल्यूट हाइट है वो उतनी ही रहती है, लेकिन जो रिलेटिव हाइट है उसमें वृद्धि होने लगती है, क्योंकि जो गहराई है वो बढ़ रही है। अब देखिए जो सेकेंड स्टेज है या मैच्योर स्टेज है, इसकी बात करते हैं। तो मैच्योर स्टेज में क्या होता है कि जो लेटरल इरोजन है वो प्लेस कर लेता है, यानी कि जो पार्श्व अपर्दन है वो काम करने लगता है और एक वेल इंटीग्रेटेड ड्रेनेज नेटवर्क का निर्माण होता है, यानी कि एक तरह से जो रिवर्स हैं वो सारी आपस में जुड़ जाती हैं, एक बहुत ही अच्छा ड्रेनेज नेटवर्क बन जाता है। और जो वर्टिकल इरोजन है वो कम होने लगता है, यानी कि रिमार्केबली रिड्यूस्ड हो जाता है, कम हो जाता है। और जो समिट्स ऑफ वाटर डिवाइड्स हैं वो भी जो है इरोड होने लगते हैं। समिट्स ऑफ वाटर डिवाइड से मतलब है ये जो हमारे जल विभाजक हैं इनका ऊपरी हिस्सा, ये वाला पार्ट जो है ये भी अब इरोजन में कह लीजिए इरोजन के चपेट में आ जाता है, अपर्दन होने लगता है इसका। उसका रीज़न है कि यहाँ से जो स्मॉल रिवर निकल रही थी अब वो आपस में मिलने लगती हैं, एक तरह से ये बैक साइड में जाके अपर्दन करने लगती हैं, इस वाले पार्ट का भी अपर्दन होने लगता है। तो इस वजह से अब क्या होगा देखिए, अब जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसकी भी ऊंचाई में कमी आएगी, यानी कि जो एब्सोल्यूट हाइट है वो भी कम होने लगेगी। अब देखिए देखते हैं कि सेकेंड स्टेज में जो ग्राफ है वो किस तरह से प्रभावित होगा, यानी यहाँ पे जो मैच्योर स्टेज है उसमें ग्राफ किस तरह से प्रभावित होगा और उसका क्या असर पड़ेगा जो हमारी एब्सोल्यूट हाइट है, जो रिलेटिव हाइट है उसके ऊपर। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हमारी सेकेंड स्टेज होती है इसमें अपर कर्व में तेज़ी से कमी आने लगती है। उसका रीज़न क्या है, जो ये ऊपर वाला भाग है यानी कि जो अपलिफ्टमेंट हुआ है उसकी वजह से ये जो ऊँचाई इसको प्राप्त हुई है अब इस ऊँचाई में कमी आने लगेगी। उसका कारण क्या है कि लगातार जो इरोजन है वो बढ़ रहा है और किस तरह का लेटरल इरोजन बढ़ रहा है, पार्श्वीय अपर्दन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अब जो ये ऊपर वाले भाग हैं इनमें डाउन वेस्टिंग, बैक वेस्टिंग जैसी प्रक्रियाएं होने लगी हैं और इसकी जो ऊंचाई है इसमें कमी आने लगी है। तो जब देखिए ऊंचाई में कमी आएगी तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा अपर कर्व है इसमें तेज़ी से गिरावट आएगी। अब देखिए जब तेज़ी से गिरावट आ रही है अपर कर्व में तो इसका साफ मतलब है कि जो हमारा लैंडफॉर्म है, जो हमारा ये अपलिफ्टमेंट हुआ है उससे जो लैंडफॉर्म बना है उसकी जो हाइट है, उसकी जो ऊंचाई है उसमें लगातार कमी आने लगेगी। यानी कि पहले हाइट इतनी थी, देखिए शुरू में हाइट यहाँ तक थी, इतनी हाइट थी, फिर क्या हुआ हाइट इतनी रह गई। अब देखिए हाइट ऐसे धीरे धीरे कम होती जा रही है क्योंकि अपर कर्व में गिरावट आ रही है। तो इससे क्या हुआ, जो एब्सोल्यूट हाइट है उसमें कमी आई।
साथ ही देखिए रिलेटिव हाइट जो है उसमें भी कमी आएगी। अब बात आती है कि रिलेटिव हाइट बढ़ने की जगह कम क्यों होगी। तो देखिए बहुत ही सिंपल इसका एक्सप्लेनेशन है कि जो हमारा लोअर कर्व है अब वो उतनी तेज़ी से नहीं गिर रहा है। क्यों? क्योंकि पहली स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में जो रिवर यंग थी, बहुत ज़्यादा इसमें कैपेसिटी थी, तो ये वर्टिकल इरोजन कर रही थी, यानी कि लंबवत अपरदन कर रही थी, जिससे ये बहुत गहराई तक वैलीज बना रही थी, बहुत गहराई तक की, बहुत गहरी घाटियों का निर्माण कर रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उतनी घाटी, ये जो नदी है हमारी, वो उतनी गहरी घाटियों का निर्माण नहीं कर रही है। अब धीरे धीरे ये जो इसकी अपरदन की कैपेसिटी है वो कम हो गई है, तो इसलिए जो हमारा लोअर कर्व है वो धीरे धीरे उसका स्लोप जो है वो कमज़ोर होता जा रहा है, या कह लीजिए जो गहराई है वो उसमें कमी आती जा रही है। तो लोअर कर्व शुरू में फर्स्ट स्टेज में जितनी तेज़ी से गिरता है, सेकेंड स्टेज में उतनी तेज़ी से नहीं गिरता है, उससे काफ़ी उसमें गिरावट में काफ़ी कमी आ जाती है। तो अब इस वजह से क्या होगा, देखिए रिलेटिव हाइट के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने देखा कि जो गहराई है अगर वो बढ़ती है तो जो रिलेटिव हाइट है वो भी बढ़ जाती है। लेकिन अब यहाँ पे गहराई उतनी तेज़ी से क्योंकि नहीं बढ़ रही है सेकेंड स्टेज में, तो इसलिए जो हमारी रिलेटिव हाइट है उसमें भी कमी आने लगेगी, वो भी उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। और देखिए यहीं पे मैं आपको थर्ड स्टेज भी बता देता हूँ। जब हम लोग थर्ड स्टेज तक आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि अपर कर्व में तो लगातार गिरावट आ रही है, लेकिन जो हमारा लोअर कर्व है उसमें गिरावट ना के बराबर हो गई है। तो ऐसे में क्या होगा कि एब्सोल्यूट हाइट में तो कमी आती ही रहेगी, साथ में जो रिलेटिव हाइट है उसमें भी कमी आने लगेगी, क्योंकि अब गहराई जो है वो ना के बराबर बढ़ रही है। जो कह लीजिए कि जो स्थान है, जो लैंडफॉर्म है, वो लगभग समतल होता जा रहा है। तो ये मैंने आपको पूरा कर्व समझा दिया है, और उसकी वजह से जो एब्सोल्यूट हाइट और रिलेटिव हाइट पर असर आता है वो भी बता दिया। The lateral erosion leads to valley widening, which transforms the V-shaped valley of youthful stage into wide valleys with uniform और rectilinear valleys sides। तो देखिए सिंपल सी यहाँ पे बात कही जा रही है कि जो वी शेप की वैली है अब उसमें कमी आने लगेगी। वी शेप की जो वैली है वो चौड़ी होने लगेगी, और एक तरह से हमें जो बहुत ही चौड़ी वैली हैं उनका निर्माण होने लगेगा। तो द मार्क्ड रिडक्शन इन वैली डीपनिंग इज़ बिकॉज ऑफ सब्सटेंशियल डिक्रीज इन चैनल ग्रेडियंट, फ्लो वेलोसिटी एंड ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर्स। तो ये जो रिवर की वैली है या जो नदी की घाटी है, ये अब वी शेप की क्यों नहीं रह गई, ये चौड़ी क्यों होने लगी, इसका क्या रीज़न है? तो पहली बात तो है जो इसका स्लोप था वो कम हो गया। हम लोगों ने देखा कि शुरू में जो नदी की घाटी है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से गहरी हो रही थी, जिस वजह से जो हमारी रिवर का स्लोप है वो कम होने लगा, और इसकी वजह से क्या हुआ, जो नदी का स्पीड है वो कम हो गई। तो इस वजह से जो वेलोसिटी है नदी की, वो फ्लो जो है वो कम हो गया। और इस वजह से जब देखिए किसी चीज़ की वेलोसिटी कम होगी, वेग कम होगा, तो उसकी जो ट्रांसपोर्टिंग कैपेसिटी है वो भी कम हो जाएगी। और इसी वजह से अब जो रिवर है वो लंबवत अपरदन नहीं कर पा रही है, इस तरह से वर्टिकल इरोजन नहीं कर पा रही है, बल्कि ये जो आसपास के तट होते हैं उनका इरोजन कर रही है, एक तरह से पार्श्व अपरदन कर रही है, लेटरल इरोजन कर रही है। अब देखिए फाइनली बात करते हैं ओल्ड स्टेज की। तो ओल्ड स्टेज में क्या होता है कि जो वैली का लेटरल इरोजन है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से जो हमारी वैली है या जो हमारी घाटी है वो चौड़ी होती रहती है, लेकिन जो लंबवत अपरदन हो रहा था वो समाप्त हो जाता है। इसी के साथ जो हमारे वाटर डिवाइड्स हैं उनकी ऊंचाई में भी कमी आने लगती है, जिसका रीज़न होता है डाउन वेस्टिंग, बैक वेस्टिंग। तो इन सारी प्रक्रियाओं की वजह से जो हमारे वाटर डिवाइड्स हैं, जो जल विभाजक हैं, इनके ऊपरी जो तल है उसमें कमी आने लगती है। अब देखिए यहाँ पे जो बस समझने वाली बात है वो सिर्फ कर्व से संबंधित समझने वाली बात है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए क्या होगा, अब ये जो हमारा अपर कर्व है ये और ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि जो जल विभाजक हैं उनका जो ऊपरी हिस्सा है, अभी अभी हम लोगों ने थ्योरी में डिस्कस किया, उनमें तेज़ी से कमी आ रही है, जिसकी वजह है डाउन वेस्टिंग, बैक वेस्टिंग। तो इसकी वजह से ये अपर कर्व बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा, यानी कि ये जो एब्सोल्यूट हाइट है उसमें कमी आएगी। यानी कि एक स्थान यहाँ से, ये पहले जो लैंड फॉर्म है इतना ऊँचा था, अब केवल इतना ऊँचा रह रहा है। तो टाइम के साथ साथ इसकी जो ऊँचाई है उसमें कमी आ गई। हमने देखा था कि ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये टाइम को शो करता है और ये हाइट को, तो टाइम के साथ साथ इसकी हाइट में कमी आ गई। अच्छा, जो रिलेटिव हाइट है या फिर कह लीजिए जो रिलेटिव रिलीफ है ज्योग्राफी की भाषा में, उसमें क्या होगा, वो भी कम होगी, क्योंकि देखिए जो हमारा लोअर कर्व है अब वो उतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं गिर रहा है। तो यानी कि जो हमारा ये नीचे का हिस्सा है वो तो स्थिर हो गया है, और जो ऊपर का हिस्सा है वो गिर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि जो रिलेटिव हाइट है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि गहराई अब उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है और ऊंचाई में लगातार कमी आ रही है। तो देखिए इससे क्या होगा, जो वैलीज़ हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट हो जाएंगी, यानी कि एकदम समतल हो जाएंगी, और फ्लड प्लेन्स जो होते हैं, जो मियांडर्स होते हैं, इनका निर्माण होने लगेगा। इन सभी को हम लोग जब रिवर को डेवलप जो हम लोग रिवर को डिस्कस करेंगे तो देखेंगे, तो यहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं उनका निर्माण होगा, जैसे कि फ्लड प्लेन्स हैं, मियांडर्स हैं।
तो अब देखिए डेविस के मॉडल के फ़ायदा क्या है। तो ज्योग्राफिकल साइकिल को समझाता है जिसको हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा जो एरिड रीजन है उसको भी समझा जा सकता है, ग्लेशियर्स को समझा जा सकता है, मैरीन साइकिल ऑफ इरोजन है उसको समझा जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, समझने में आसान है, स्टूडेंट्स के जल्दी समझ में आ जाती है। इस वाक्य को आप लोग पढ़ लें, रट लें, लिख के आ जाएँ। फिर देखिए डेविस बेस्ड हिज मॉडल ऑन डिटेल्ड एंड केयरफुल फील्ड ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो फील्ड ऑब्जर्वेशन होता है, यानी कि उसने एक तरह से ऑब्जर्व किया लैंडफॉर्म्स को और उस आधार पर अपने मॉडल का निर्माण किया। अब देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है कि जो डेविस का मॉडल है वो हमें प्रेडिक्शन की शक्ति देता है, यानी कि फ्यूचर में कोई जो लैंडफॉर्म है उसका आकार कैसा होगा, वो किस तरह का बनेगा, उसका प्रेडिक्शन करने की, उसका अनुमान लगाने की हमें शक्ति देता है। क्योंकि इन्होंने डेविस ने बताया कि समय के साथ साथ एक निश्चित प्रकार का लैंडफॉर्म डेवलप होता है और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की भी शक्ति देता है। यानी कि मान लीजिए आज आप एक मैदान पे खड़े हैं तो आप बता सकते हैं कि इतने हज़ार साल पहले यहाँ पे एक पर्वत रहा होगा या यहाँ पे ये रहा होगा। इसका रीज़न भी ये है कि डेविस का जो मॉडल है वो हमें प्रेडिक्शन की शक्ति देता है कि जो हमारा समय बीत गया है, जो हमारा पास्ट है, उसमें किस तरह का लैंडफॉर्म रहा होगा, जिसकी वजह से आज हमें ये रूप देखने को मिल रहा है लैंडफॉर्म का। अब देखिए जो डेविस की क्रिटिसिज्म है, जिस आधार पर आलोचना होती है, उसको भी देख लेते हैं। तो डेविस का जो अपलिफ्टमेंट का मॉडल है उसमें कई सारी कमियां भी हैं। जैसे कि जो डेविस हैं वो मानते हैं कि बहुत ही कम समय में तेज़ी से अपलिफ्टमेंट हो जाता है, बहुत ही कम समय में तेज़ी से जो लैंडफॉर्म है उसका उत्थान हो जाता है। पर जो वर्तमान में हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी देखते हैं वो क्या कहती है कि जो लैंडफॉर्म का अपलिफ्टमेंट है वो हज़ारों सालों तक चलता रहता है। जैसे जो हमारा हिमालय है वो आज भी ऊपर उठ रहा है। तो यानी कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके साथ डेविस का सिद्धांत मैच नहीं होता, इनके बीच में विरोधाभास है। इसके साथ ही जो डेविस की साइकिल है, डेविस का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें वो अपलिफ्टमेंट और इरोजन के बीच में एक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसमें भी कुछ खामियां हैं। क्योंकि देखिए डेविस क्या कहते हैं कि इरोजन तब तक काम करना स्टार्ट नहीं करेगा जब तक कि अपलिफ्टमेंट कंप्लीट ना हो जाए। यानी कि जब तक कि जो उत्थान है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक कि एक जो लैंडफॉर्म है वो जो ऊपर उठ रहा है वो कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक उसका अपर्दन होना स्टार्ट नहीं होगा। अब ये बात बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। लोग कहते हैं कि क्या जो अपर्दन है वो वेट करेगा अपलिफ्टमेंट का। तो इस आधार पे जो डेविस का सिद्धांत है उसकी आलोचना की जाती है। पर डेविस ने इसके कुछ अपनी तरफ से एक तरह से कह लीजिए आंसर दिए थे। डेविस ने कहा था कि मैंने ये ऐसा इसलिए कहा है जिससे कि मेरा मॉडल सिंपल हो, समझने में आसान हो, और जो इरोजन होता भी है अपलिफ्टमेंट के दौरान, यानी कि जब एक जो लैंडफॉर्म है वो ऊपर उठ रहा है उस दौरान जो इरोजन होता भी है वो इतना इनसिग्निफिकेंट होता है, इतना कम होता है कि उसको डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ऐसा डेविस ने कहा। इसके साथ ही देखिए डेविस की एक आलोचना ये भी है कि डेविस ऐसा मानते हैं कि जब अपलिफ्टमेंट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इरोजन चालू होगा और उसके बाद कोई भी अपलिफ्टमेंट काम नहीं करेगा, यानी उसके बाद कोई भी उत्थान नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ कुछ समझ में नहीं आती है। यहाँ पे एक तरह से कहा जाता है कि डेविस का जो साइकिल ऑफ इरोजन है वो कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं वो लगातार काम करती रहती है, यानी कि प्लेटों में लगातार टकराव होता रहता है, एक दूसरे से दूर जाती रहती हैं, टकराती रहती हैं, इसकी वजह से अपलिफ्टमेंट वगैरह होता रहता है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक जो रिवर्स हैं वो काम करें किसी जल विभाजक के ऊपर, उसके बाद इसका फिर से अपलिफ्टमेंट हो जाए, यानी कि ये फिर से ऊंचा उठ जाए, थोड़ा और ऊंचा उठ जाए। इस वजह से क्या हो, ये जो रिवर्स हैं ये फिर से नई तरीके से काम करना शुरू कर दें, फिर से अपनी यंगर स्टेज में आ जाए, यानी कि ऐसा भी संभव है। अच्छा, जो डेविस का मॉडल है ये टाइम बाउंड है, यानी कि एक निश्चित समय पर आधारित है। तो इस आधार पर इसकी पेंक ने जो है आलोचना की है। तो ये जो आलोचना है ये हम तभी समझ सकते हैं जब हम पेंक का जो टाइम इंडिपेंडेंट मॉडल है उसको समझे। तो जब हम नेक्स्ट सीरीज़ में अपना जो पेंक का मॉडल है उसको समझेंगे तो ये जो लास्ट वाला क्रिटिसिज्म का पॉइंट है आपको समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा जो कि डेविस का मॉडल है। अब अगले जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको पेंक का जो मॉडल है वो डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।